नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 12 विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम विशेष रूप से ये लेक्चर बना रहे हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो बिना कुछ देरी किए अब हम स्टार्ट करते हैं विद्युत। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जनरल वे में क्लियर कर लेते हैं कि विद्युत क्या है। विद्युत साधारण रूप से आपके घरों में ये जो लाइट के तारों द्वारा जो कनेक्शन होता है, जिनसे आपके बल्ब चलते हैं, पंखे चलते हैं, वॉशिंग मशीन चलती है, फ्रिज चलता है, ये सभी चीज़ें विद्युत के द्वारा चलती है। और यह इलेक्ट्रिसिटी लाइट के तारों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचती है। और हम सब जानते हैं कि विद्युत का आज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्युत के बिना आज के जीवन में कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारे मोबाइल को ही आप लो तो मोबाइल भी लाइट से ही चार्ज होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ही उपयोग होता है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना विद्युत के हम आज के जीवन में कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हमारे घरों में, विद्यालयों में, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में और सभी संस्थानों में समान रूप से उपयोगी है। जितना इसका उपयोग हमारे घरों में होता है उतना ही उपयोगी सभी जगह पर यह उपयोगी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती, कोई बड़े बड़े कारखाने नहीं चल सकते, कोई मशीनें नहीं चल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत की इम्पोर्टेंस आज के समय में हमारे जीवन में क्या है। ये हमारे समाज में, हमारे जीवन में विद्युत का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, आप अपनी बुक निकाल सकते हैं, साथ के साथ देखते चलिए। विद्युत का आधुनिक समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों एवं ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। यानी कि सुविधाजनक रूप से हम हमारे घरों में विद्युत का उपयोग करते हैं। वह क्या है, मेरे कर्सर के साथ देखिए आप, वह क्या है जिससे विद्युत बनती है। अब हम ये सोचते हैं कि विद्युत बनती कैसे है, विद्युत बनेगी कैसे, कहाँ पर बनती है, विद्युत परिपथ में ये कैसे प्रवाहित होती है, लाइट के तारों से होती हुई ये कैसे हमारे घरों में आती है। वह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है। बड़े बड़े तारों से होती है, फैक्ट्री से होती, आप लोगों ने सुना होगा बड़ी लाइन, छोटी लाइन, 11 kV लाइन, और जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ से बहुत ही मोटे मोटे तारों से होती हुई बड़ी बड़ी, जिनको हम साधारण बोलचाल की भाषा में झूला लाइन कहते हैं, वहाँ से होती हुई ये लाइट ट्रांसफार्मर तक पहुँचती है। ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए हमारे घरों में ये पहुँचती है। तो कैसे इतनी बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी बड़ी मात्रा में थर्मल पावर स्टेशंस में जो जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, वहाँ से कैसे हमारे घरों में आ जाती है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, साइंटिफिक उपकरणों के द्वारा कंट्रोल की जाती है इसको, और एक नियंत्रित वोल्टेज की विद्युत धारा को हमारे घरों में भेजा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम इस चैप्टर में ढूंढने का प्रयास करेंगे, अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा और परिपथ, हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। आप सब लोग जानते हो वायु धारा क्या है। वायु का बहना वायु धारा है और जल का बहना जल धारा है। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल की धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है तब हम ये कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। देखिए, किसी भी धातु के तार में यदि करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उसमें विद्युत धारा
बह रही है। किसी भी धातु के तार में यदि करंट फ्लो होता है, यदि उसमें करंट आता है, तो हम यह कहते हैं कि उस चालक में धारा है। उस धातु के तारों को चालक कहा जाता है। चालक वह सभी चीज़ों को चालक कहा जाता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसमें करंट आ सकता है, उन सभी चीज़ों को हम चालक कहते हैं। विद्युत धारा के इस तरह के प्रवाह के आधार पर हम चालक और कुचालक प्रकार की में इनको बांट सकते हैं। चालक क्या है, देखिए आप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चालक। चालक ऐसी सभी धातुएं जिनमें विद्युत का चालन होता है, चालक कहलाती है। ठीक है, तो इन्हें चालक कौन है? ऐसी सभी धातुएं जिनमें विद्युत का चालन होता है, यानी कि जिनमें करंट आता है। और दूसरा टॉपिक आता है कुचालक। तो सिंपल इसका अपोजिट हो गया है। ऐसी धातुएं या वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, कुचालक कहलाती है। अब चालक के उदाहरण हम लेते हैं। चालक लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये चालक के उदाहरण हो गए हैं। ऐसी सभी चीज़ें जिनमें करंट आ सकता है वह सब चालक है। और ऐसी चीज़ें जिनमें करंट नहीं आता है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब कुचालक है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल टॉर्च बल्ब को दीप्त करने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान, टॉर्च की लाइट जलानी है टॉर्च, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें सेल डालेंगे। तो सेल क्या करेगा? सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा, और उस सेल की ऊर्जा से वह बल्ब उसको चेंज करके प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत उस रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, और वह टॉर्च का बल्ब प्रकाश देने लगता है। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करते हैं, किसी भी चीज़ को जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ प्रकाश कैसे देगी या चलेगा कैसे? तो जब हम इनको ऑन करेंगे तभी ये चीज़ें काम करती है। स्विच क्या कार्य करता है, तो हमें पता लग गया स्विच क्या काम करता है। आप जानते हो, अपने घरों में स्विच है, आपके घरों में स्विच है, तो स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब चलने लगता है, पंखा हवा देने लगता है, कोई भी मशीन चलने लगती है। स्विच को जब ऑन ऑफ कर देते हैं तो बल्ब प्रकाश देना बंद हो जाता है, या कोई भी जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ है वह अपना काम करना बंद कर देती है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच संबंध जोड़ता है। स्विच का क्या काम है? स्विच बल्ब और चालक के बीच संबंध को जोड़ता है। यानी कि स्विच को कहाँ पर लगाया जाता है? जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये कोई बल्ब है, ये बल्ब है। अब ये तार से होकर और ये यहाँ पर ये दो सेल लगे हैं, और यहाँ लगा देते हैं स्विच। ये बटन लगा दिया, तो देखिए इस स्विच को जब हम ऑन, एक तरफ ऑन का बटन होता है, एक तरफ ऑफ होता है, तो जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब प्रकाश देने लगेगा। ठीक है, और जब इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो फिर यह प्रकाश देना बंद कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? ये प्रकाश देना बंद कर देगा। तो इस तरीके से स्विच का काम है।
किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। याद रखिए अब ये चीज़ आप देखिए, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूँ इसको, और इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। किसी विद्युत परिपथ के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। पूछा जा सकता है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को ये चीज। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, बल्ब दीप्त नहीं करता, यानी कि बल्ब प्रकाश नहीं करता है। तार टूट गया, स्विच ऑफ कर दिया हमने, तो फिर बल्ब प्रकाश कहाँ से देगा? न बल्ब प्रकाश देगा, न पंखा चलेगा, न कोई और भी मशीन चलेगी। विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए ये चीज़ याद करने वाली है कि विद्युत धारा क्या है। एक तो ये है, एक दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं विद्युत धारा? देखिए विद्युत धारा मोस्ट है, आप अच्छी तरह याद करना है इसको कि विद्युत की परिभाषा पूछी जा सकती है कि विद्युत धारा क्या है? मोस्ट। विद्युत के आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग में होते हैं, आवेश के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। यानी कि उन धातु के तारों में करंट जाता किनके द्वारा है? उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जाता है जो उस धातु के तारों में होते हैं। वह इलेक्ट्रॉन ही आवेश का प्रवाह करते हैं। यानी कि हमारे उपकरणों में जो करंट आता है वो किनके माध्यम से आता है? धातु के तारों में जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा हमारे ये उपकरण चलते हैं। जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वोत्तम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब विद्युत का आविष्कार हुआ तब इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा माना गया उस समय पर। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। किसे माना जाता है विद्युत धारा की दिशा? किसी विद्युत परिपथ में, देखिए विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होते हैं के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा से प्रवाहित हो रहे हैं उसके विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। अब हम आगे आ जाते हैं। देखिए यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यानी कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वह क्या है? विद्युत धारा q I बराबर q बटा टी। देखिए आप I बराबर q बटा टी, तो I क्या है? धारा, और q क्या है यहाँ पर? आवेश, और t क्या है? समय। तो एक निश्चित समय में निश्चित आवेश का जो प्रवाह होता है उनके अनुपात को धारा कहते हैं। ठीक है। t समय में आवेश q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित हुआ विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और ये मोस्ट है कि धारा I बराबर q बटा टी। जस्ट इतना सा रटना है, याद करना है आपको कि धारा I बराबर q बटा टी। ओके। तो अब ये जो विद्युत आवेश है इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश q का मात्रक, जो विद्युत आवेश q है, q का मात्रक, q क्या है? आवेश,
एसआई पद्धति में क्या होता है? एसआई पद्धति में कूलाम, जिसे हम सी से लिखते हैं, क्या होता है? मात्रक आवेश का कूलाम, याद रखना है, आवेश का मात्रक कूलाम, जिसे सी से लिखते हैं, जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेशों के बराबर होता है। याद रखना है, ये विद्युत आवेश का एसआई में मात्रक कूलाम होता है, जो किसके बराबर होता है? 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक बताइए, तो क्या बोलोगे आप? कूलाम सी। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये भी मोस्ट चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। लर्न करने प्यारे बच्चों, इसको लर्न कर रही है आप अच्छी तरीके से कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर ये मोस्ट है, ये चीज़ भी आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। मैं लिखता जा रहा हूँ जो जो चीज़ें मोस्ट है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहां भी लिख देता हूं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम सी, ठीक है, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से लिखते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ओके, अब देखिए, इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम से रखा गया। किसके क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? आंद्रे मेरी एम्पियर नामक एक साइंटिस्ट था, जिसके सम्मान के लिए इस मात्रक का नाम रखा गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1c/1 सेकंड। इसको लर्न करना अच्छी तरीके से। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 कूलाम/1 सेकंड। हिंदी में बोले तो 1 एम्पियर की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम/1 सेकंड। ओके, अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर, यदि इससे भी छोटी कोई विद्युत धारा है तो उसको मिली एम्पियर से मापते हैं। किससे? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं? मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को किसको? अल्प परिमाण की विद्युत धारा को। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं और जिनको आपको लर्न करना है। तो देखिए, अब परिपथों में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। पूछा जा सकता है एमीटर किसे कहते हैं? कि विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। किसे कहते हैं? एमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं, और जिसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। याद रखना है बच्चों कि एमीटर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं एमीटर? ये देखिए, एमीटर इसको कहते हैं कि विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं, और जिसे सदैव श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इस तरीके से एक डायग्राम बनाया रखा है। देखो ये यहाँ पर ये इस तरीके से ये एमीटर जोड़ा गया है, ये श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम का मतलब ये तार जा रहा है, ये कुंजी है, ये सेल है या विद्युत स्रोत है, ये जिसे हम ये विद्युत स्रोत या सेल हो सकती है, बैटरी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, उसका प्लग हो सकता है। ये प्लस है, यानी कि जिधर से प्लस होता है उधर से विद्युत धारा चलती है, यानी कि ये धारा, इसमें करंट इधर से फ्लो हो रहा है। और ये बल्ब है, ठीक है, और ये यहाँ से जा रहा है। और फिर ये एमीटर जोड़ दिया है, तो सीधा जिस एक ही तार से, जिस तार से ये होता हुआ आ रहा है उसी तार से उसके श्रेणी में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर श्रेणी क्रम का संयोजन को दिखाया गया है। ओके, चित्र 12.1 में प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का आरेख बनाया गया है, जैसे मैंने बताया आपको अभी, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर और एक प्लग कुंजी जुड़े हैं। ये सेल है, ठीक है, ये बल्ब है, और ये एमीटर है, और ये कुंजी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर ही प्रवाहित हो रही है। देखिए ये प्लस, ये धन टर्मिनल, और फिर ये धन टर्मिनल, यहाँ के एक धन टर्मिनल से कंटिन्यू उसी तरीके से जा रही है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है। अब तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, समझेंगे। अब एक प्रश्न आया है, सवाल आया है, क्वेश्चन है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, किसी बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक प्रवाहित होती है? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? आवेश। तो आवेश आते ही हमारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि क्यों पूछ रहा है ये। आवेश यानी क्यों, ठीक है। तो और दिया क्या है हमको? गिवन, यानी कि दिया क्या है हमको? तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा यानी कि आई दे रखी है। आई यानी कि 0.5 विद्युत धारा दे रखा है, ठीक है। और समय एस बराबर 10 मिनट, ठीक है, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट में कन्वर्ट किया हमने इसको, तो 60 × 10, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 60 से गुणा करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएंगे ये। अब हमारे पास फॉर्मूला था, हमने याद किया था कि I बराबर Q/T, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q बराबर, यहाँ बटा 1 मान लेते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q बराबर IT बन गया है। ये क्या बन गया? IT। तो अब Q बराबर क्या हो जाएगा? I का मान रखेंगे पहले हम 0.5 इंटू, या इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो T का मान रखेंगे अब 600। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 300 कूलाम। तो Q बराबर आया 300 कूलाम, आंसर आ गया। देखिए ये यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे जब सवाल दिए जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला याद किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप याद सवाल कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी सवाल करने के लिए उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद कीजिए। याद करेंगे तो अपने आप वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अब कुछ प्रश्न और हैं। देखिए, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है? इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली है। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और एम्पियर की परिभाषा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये देखिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। तो पहले हमको विद्युत धारा का मात्रक आना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रक आखिर में है क्या। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर के बारे में ये पूछ रहा है, एम्पियर की परिभाषा। तो देखिए एम्पियर क्या था? 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना
प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, यानी कि 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को 1 एम्पीयर कहते हैं। अब देखिए आप, अब हम आगे पढ़ेंगे तार के भीतर आवेशों का प्रवाह। जो तार हैं, घरों में तार आते हैं आपके, लाइट के तार सबने देखे हैं, सब जानते हो, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो आप, तो इसलिए अच्छी तरह जानते होंगे लाइट के तारों के बारे में। कोई धातु विद्युत चालन कैसे करती है? आप सोचते होंगे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसी ठोस चालक से गुजरने में बहुत कठिनाई होती है। ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है, परंतु ये पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल से बिना रुकावट ठीक वैसे ही आसानी से यात्रा कर लेते हैं जैसे कि निर्वात में होते हैं। यानी कि जो ठोस लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिनमें भी करंट प्रवाहित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ठोस है इसलिए करंट उनमें बहुत कठिनाई से जाता होगा। उनमें करंट बहुत तेजी से जाता है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं और इलेक्ट्रॉन के मार्ग में किसी प्रकार की ऐसी रुकावट नहीं होती है, इसलिए बहुत तेज गति से आपके घरों में लाइट आ जाती है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही बल्ब जल जाता है, वैसे ही पंखा हवा देने लगता है, कोई भी यंत्र चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ें और हमारी जनरल नॉलेज के बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है। जब किसी चालक से कोई स्थायी धारा प्रवाहित होती है तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह चाल से गति करते हैं। किसी प्रारूपी कॉपर के तार के लिए जिसमें कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस अपवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है। यह वास्तव में अत्यंत अल्प 1 mm मिलीमीटर प्रति सेकंड की कोटि की पाई जाती है। फिर ऐसा क्यों है कि हमारे स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है? ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो तब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाए, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल से होती है, यानी कि विद्युत धारा जो हमारे घरों में प्रवाहित हो रही है उसमें जो तारों से होकर जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उनकी चाल, उन इलेक्ट्रॉनों की चाल और प्रकाश की चाल लगभग सेम होती है। उतनी ही तेज गति से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक आता है विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। आइए जल के प्रवाह के समान के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होता है। किसी भी चालक तार में या लोहे का तार हो, एल्यूमिनियम का तार हो, कॉपर का तार हो, और ऐसे ही हमारे घर में पड़ा हुआ है, कहीं प्लग में लगा हुआ नहीं है, वह न हमने उसको बैटरी से जोड़ रखा है, न घर के लाइट के प्लग से जोड़ रखा है और उसमें पड़े पड़े ही करंट आने लग जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी चालक तार में स्वयं आवेश प्रवाहित नहीं होता है, करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली में से जल का प्रवाह नहीं होता है, वैसे ही है जैसे आप जब नल की टोटी खोलते हैं तो यदि टंकी से उसका कनेक्शन होगा तो ही उसमें पानी आएगा उस टैप को खोलने से। यदि पाइपलाइन में पानी नहीं है तो अपने आप पानी नहीं आएगा। उसी तरीके से यदि उसमें करंट का स्रोत नहीं है तार में, तब तक उसमें विद्युत धारा नहीं आएगी। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें जिससे नली के दोनों सिरों के बीच कोई दबावांतर बन जाए तो नली में मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक समझ रहे हैं आप इस बात को? जैसे ये टंकी बना दी है और इस टंकी से ये पाइपलाइन के द्वारा नीचे हम इसको ले आए और नल से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इस टंकी में जब तक पानी होगा तब तक इस टोटी से कभी भी हम जैसे ही इस टैप को ऑन करेंगे अपना आप पानी आने लग जाएगा, और टैप को जब ऑफ करेंगे तो अपना आप पानी इसमें बंद हो जाएगा।
उसी तरीके से जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक तार के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। यानी कि यहां यह बात याद रखनी है कि आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले स्थान से निम्न विभव वाले स्थान की ओर जाता है। सेम वैसे ही जैसे पानी होता है, अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर पानी जाता है। विभव में एक अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ या अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब विभवांतर को एक और परिभाषा के किस रूप में बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये देखिए। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यह मोस्ट है विभवांतर की परिभाषा। यह आपको याद करनी है। पूछा जा सकता है कि विभवांतर क्या है, तो विभवांतर क्या है? किसी विद्युत धारावाही परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। देखिए विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। विभवांतर V बराबर किया गया कार्य बटा आवेश, यानी कि V बराबर W बटा Q। अब इस फॉर्मूला को भी आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। मोस्ट है कि विभवांतर V बराबर किया गया कार्य W बटा आवेश Q। किया गया कार्य को W से लिखते हैं और आवेश को Q से लिखते हैं। अपने आप दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि कार्य को किससे लिखते हैं? W से। आवेश को किससे लिखते हैं? Q से। विभवांतर को किससे लिखते हैं? V से। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है। और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। पूछ सकते हैं कि विभवांतर का जो यूनिट है, विभवांतर की जो इकाई है, SI मात्रक जो है वोल्ट, वो किसके नाम पर रखा गया है? तो वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी कि यहाँ पर यह परिभाषा दे रखी है 1 वोल्ट की, कि वोल्ट की परिभाषा क्या है। पूछा जा सकता है, मोस्ट है कि वोल्ट की परिभाषा क्या है। तो क्या है परिभाषा? ये है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कोई धारावाही चालक तार है, देखिए इस तरीके से, ये कोई धारावाही तार है और ये इसमें कोई दो बिंदु A और B हैं। तो 1 कूलाम आवेश को, अब आवेश है 1 कूलाम, ये 1 कूलाम आवेश इस बिंदु पर है, 1 कूलाम आवेश इस बिंदु पर है। तो इस 1 कूलाम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में
इस एक कूलाम आवेश को इस ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, जो 1 जूल कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उनके बीच विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, एक कूलाम आवेश को दोबारा समझेंगे, ये एक कूलाम आवेश है और ये कोई चालक तार है। उस चालक तार के एक सिरे से आवेश 1 कूलाम को दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा, इन दोनों के बीच का विभवांतर जो होगा वह 1 वोल्ट होता है। ठीक है, यह 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। अतः 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम इनवर्स, यानी कि ये कूलाम, इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समझे, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 सी। अब ये सी जब ऊपर आ जाता है तो इसकी घात माइनस लग जाती है, तो क्या लिखेंगे हम, 1 जूल सी इनवर्स। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख, नीचे की चीज जब ऊपर आएगी तो उस पर घात -1 जुड़ जाती है, क्योंकि इसकी घात अभी भी, इसकी यहाँ पर घात क्या है, क्या मान के चलते, जिस पर कोई घात नहीं होती है उस पर घात 1 होती है। ठीक है, जिस पर कोई घात नहीं होती है उस पर घात क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो ये 1 घात ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं, इसे भी याद रखना है। विभवांतर किससे नापा जाता है, वोल्टमीटर से। ठीक है, मोस्ट है, लिख सकते हैं आप इसको। जो भी हम हाईलाइट कर रहे हैं उनको आप जब रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लर्न करें, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, देखिए हम धारा माप रहे थे, विद्युत धारा किससे मापी थी हमने, एमीटर से, लेकिन विभवांतर किससे नापेंगे, वोल्टमीटर से। किससे, वोल्टमीटर से। याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वोल्टमीटर को सदैव कहाँ जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में। वोल्टमीटर को सदैव पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए हमने पढ़ा था एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। याद रखना, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, पूछी जाती है ये चीज़ें। ठीक है, याद रखना है। अब चलो वापस हम आ जाते हैं। अब आ रहा है एक और क्वेश्चन, देखिए आप। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर, यानी कि V दे रखा है हमको 12 वोल्ट, ठीक है, के बीच 2 कूलाम आवेश, आवेश दे रखा है, देखो आवेश शब्द है यहाँ पर, आवेश का मतलब Q। जैसे ही ऐसे शब्द आ जाएं तो हमारे दिमाग की घंटी जल जानी चाहिए कि इसे फॉर्मूला के रूप में क्या लिखेंगे, इसका प्रतीक क्या है। तो आवेश का प्रतीक क्या है, Q, यानी Q का मान कितना दे रखा है, 2C। तो कार्य पहुंच रहा है, कार्य बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला पढ़ के निकले हैं, देखिए 1 वोल्ट बराबर, यहाँ देखिए
V बराबर विभवांतर, V बराबर W बटा Q। ठीक है, विभवांतर V बराबर, क्योंकि देखिए इसमें विभवांतर ही दे रखा है, तो यहां हमें पता लग जाना चाहिए कि विभवांतर वाला फॉर्मूला यहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो विभवांतर वाला फॉर्मूला क्या है, V बराबर W बटा Q। तो W का मान पूछ रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो W बराबर V कितना है 12, Q कितना है 2, तो 12, तो कार्य कितना 24, और कार्य की यूनिट क्या होती है जूल। J लिख सकते हैं, JUL लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और सवाल हमने कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड ये प्रश्न आए हैं। देखिए, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उस युक्ति का नाम बताइए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं, आंसर आप लोगों को खोजने हैं, लिखना है। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। आप लोगों को अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आप जितना लिखेंगे, जितना खोजेंगे, उतना ही आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से लर्न होगी। यदि नहीं आती है तो आप हमें कमेंट लिखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हम आपको इसका आंसर देंगे, लेकिन कोशिश अभी आपको करनी है। ठीक है, और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब भी हम इन जो भी एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर दी गई है, चैप्टर के बाद की भी और चैप्टर के अंदर के जितने भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन हम निश्चित रूप से करेंगे। अब आता है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख। अब विद्युत परिपथ आरेख बनाने के लिए विद्युत परिपथ में कई सारी चीज़ें जोड़ी जाती है, जैसे विद्युत सेल है, प्लग है, कुंजी है, प्रतिरोधक है, संधि तार है, विद्युत बल्ब है। तो इन चीज़ों को हम चित्र बनाने के लिए जब पेपर पर उसका डायग्राम बनाते हैं तो उनको प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे बल्ब आया तो बल्ब का फोटो बना दिया, बटन आया तो बटन का फोटो, नहीं, साइंस में ऐसा नहीं होता है। उनके प्रतीकों के रूप में हमको उनको संक्षेप में लिखना पड़ता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर उनके अवयव और उनके प्रतीकों के बारे में देखिए। ये है विद्युत सेल। विद्युत सेल को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ये बड़ा जो डंडा होता है उधर प्लस लिखा जाता है, छोटे डंडे की तरफ माइनस लिखा जाता है। बैटरी अथवा सेल संयोजन, देखिए बैटरी अथवा सेल संयोजन यानी कि कई सारी बैटरी हम जोड़ रहे हैं, 2, 3, 4। तो देखिए ये प्लस, इधर इसका प्लस, फिर इसका प्लस, इस तरीके से जोड़ते हुए चलते हैं। खुली कुंजी, खुली कुंजी यानी कि यहाँ डॉट नहीं होगी। ओके, यानी कि जब स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ वाला है। स्विच ऑफ, ठीक है। और बंद प्लग यानी कि स्विच ऑन, ये चालू बटन है, चालू स्विच है, और ये बंद स्विच है। तार संधि, ये तार संधि को जब दो तार, जैसे ये एक तार ऐसे आया, एक और तार ये है, और हमें यहाँ से ये तार जा रहा है, यहाँ कनेक्शन देना है, तो यहाँ से तार हम ऐसे ले जाएंगे, तो इसे तार संधि को ऐसे लिखा जाता है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग को ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए इस तरीके से इन जो प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लें। एमीटर देखिए आप, एमीटर को ऐसे बनाया जाता है, वोल्ट मीटर को ऐसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से इन प्रतीक चिन्हों को आप याद करें, ठीक है। और इन्हें आप ऐसे याद नहीं करें, लिख लिख कर याद करें। लिखोगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी और हमेशा लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी लिखोगे तो, क्योंकि लिखते समय पर कई तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, उन चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करता है। अब आते हैं ओम के नियम पर।
ये ओम का नियम है। देखिए, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। सीधा इसको याद रखना है आपको अभी, ठीक है। ओम का नियम क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से याद करना है आपको। ओम का नियम मोस्ट, और ये स्टार पॉइंट भी 3 स्टार कर लो इसको, ठीक है। ओम का नियम क्या है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, ये तार है, ये दो सिरे हैं इसके, एक सिरा ये ए मान लिया और एक दूसरा सिरा बी मान लिया, तो उनके दो सिरों के बीच विभवांतर, इसके बीच का जो विभवांतर होगा, इनके बीच का जो विभवांतर होगा वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि विभवांतर V समानुपाती होता है I के। विद्युत धारा को I से लिखते हैं, विभवांतर को V से लिखते हैं, इसलिए ये चीज़ है कि विभवांतर V प्रोपोर्शनल टू I। ये देखिए यहाँ पर, ओके। और जब V इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ लग जाता है R और I की जगह I आ जाता है। इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाता है, यहाँ आ जाता है R, और ये R क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो V बराबर IR, ये देखिए मोस्ट है, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और जब V और I के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, V और I के मध्य ये है I और ये है V, इसके मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी लाइन प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि धारा, ये धारा है, देखो I है, अभी देखिए यहाँ पर ये I, इस I का मान ये है, तो इस समय पर हम V का मान निकाल सकते हैं। ये V का मान ये आ गया। अब धारा यदि बढ़ गई, 0.3 हो गई, ये देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर V का मान भी बढ़ा, और इस धारा के मान पर देखिए ये यहाँ भी V का मान, यानी कि जैसे जैसे धारा बढ़ रही है वैसे वैसे V का मान भी बढ़ रहा है। V का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, ये घटेंगे, यानी कि एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको ओम का नियम। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जहां पर ताप समान रहना चाहिए, एक ही ताप पर, ठीक है। ताप न कम होगा न ज़्यादा होगा, इसे ओम का नियम कहते हैं, जो कहता है V बराबर IR। R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है? चालक का एक गुण होता है जो कि विद्युत धारा का विरोध, बहने का विरोध करता है। वो विद्युत धारा को बहने का, यानी कि वो जो आवेश है उनके बहने का विरोध करता है। देखिए R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का ये गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? प्रतिरोध को लिखते हैं हम R से, और इसका जो मात्रक है वह होता है ओम, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सूत्र है अभी हमने निकाला V बराबर IR से, इससे हम R का मान निकाल सकते हैं, प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो इससे हम R का मान निकालेंगे तो R बराबर V बटा I, ये R आगे आ जाएगा और I नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो R बराबर V बटा I, इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे आप लोग। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और ये प्रतिरोध क्या है? किसी भी चालक का एक विशेष गुण होता है जो कि उस चालक में बहने वाले आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है।
उस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कौन? प्रतिरोध। ठीक है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। यानी कि ये 1 ओम की परिभाषा है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम की परिभाषा आपसे पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप? यह बोलोगे कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। यही 1 ओम की परिभाषा है। यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। यदि आपको ये थ्योरेटिकली लाइनें याद नहीं रहती है तो आप ये फॉर्मूला भी लिख देंगे, ये फॉर्मूला भी आप लिख देंगे, तब भी इसका आंसर सही होगा और आपको पूरे बराबर वही मार्क्स मिलेंगे जो इस तरीके से परिभाषा से लिखने से मिलते। आगे चलते हैं। अब अगली चीज आ रही है परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध क्या है कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध की परिभाषा पूछी जा सकती है, यह भी आपके लिए मोस्ट है। ठीक है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो विद्युत स्रोत है, सेल है या कोई प्लग है या बैटरी है, उसकी वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना यदि हम विद्युत धारा को कंट्रोल करना चाहते हैं, सेल से नहीं बीच से कहीं से प्रतिरोध उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। और एक और डेफिनेशन आ रही है इंपॉर्टेंट, धारा नियंत्रक। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। देखिए दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, यह भी मोस्ट है। दो डेफिनेशन है बच्चों यहां पर। एक परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि सेल के वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना यदि उस धारा को नियंत्रित करना चाहते हैं तो जो उपकरण की हमें जरूरत है उसे कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। लेकिन धारा नियंत्रक क्या है कि विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करना है, प्रतिरोध को चेंज करना है हमको, तो फिर प्रतिरोध को चेंज करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाएगा, जिस उपकरण का उपयोग किया जाएगा उसे कहते हैं धारा नियंत्रक। धारा को नियंत्रण करने वाला धारा नियंत्रक। ठीक है। तो प्रतिरोध को चेंज करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करेंगे उसे कहेंगे धारा नियंत्रक। और विद्युत स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना यदि हम विद्युत धारा को नियंत्रित करना चाहते हैं तो किस युक्ति का उपयोग किया जाएगा, उसके लिए हम परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करेंगे। तो दो तरह की युक्ति है यहाँ पर, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक। दोनों की डेफिनेशन मेन है, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। एक तो प्रतिरोध को चेंज कर रहा है जिसके लिए धारा नियंत्रक है को काम में लेते हैं, और एक स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन किए बिना धारा को नियंत्रित कर रहे हैं तो परिवर्ती प्रतिरोध है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये बीच की जो चीज़ें हैं इन्हें आपको नहीं करना है, क्रियाकलाप वगैरह हैं जो प्रैक्टिकल के यूज के हैं, लेकिन अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसलिए थ्योरी की चीज़ों को हम करेंगे। वह कारक जिन पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देख बच्चों, इस तरीके से अभी तक
हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरीके से अपने वीडियोस को देखते रहिए, क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए, किसी प्रकार का कोई गैप मत रखिए। बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक आप लोगों से छूटने न पाए। निरंतर हमारे YouTube चैनल सफलता डिजिटल को आप देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हमारे इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से सर साइंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, 10वीं की साइंस हमको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग लगातार कंटिन्यू देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।